Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया एंड मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश पेड़। आज हम कवर करने वाले हैं ऑडिट ऑफ बैंक। ये चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरीली आता ही है, तो आइए शुरू करते हैं। First of all, special thanks to my friend Niket Chanda who has helped me with the mnemonics, and I hope you are having the understanding of this chapter before watching this video. Before going to question answers, let's read the meaning of bank. A bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans. Bank may also provide financial services such as wealth management, currency exchange and safe deposit. अब देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल एनेक्टमेंट गवर्निंग बैंक ऑडिट। यहाँ पे बहुत सारे एक्ट है, बट हम लोग ये 9 एक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले, क्योंकि ये बैंक है तो इसके लिए यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होगा। सेकंड, बैंक क्या होता है? कंपनी होता है, तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है कि सारे बैंक का एक गॉडफादर है, वो कौन है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब गांव के लिए एक बैंक होता है, शहरों के लिए 2 बैंक है। गांव के लिए एक बैंक है, उसका नाम क्या है? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। एंड शहरों के लिए 2 बैंक है, दोनों बैंक एक्चुअली सेम ही है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अब उनसे अकेले से संभाला नहीं जा रहा, इसके लिए क्या हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी भी आ रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। अब बैंक है तो उनमें कंप्यूटर्स होंगे, एंड कंप्यूटर से हमको लिंक होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर है तो क्या होएगा? आईटी एक्ट भी अप्लाई होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब आपको पता होगा नीरव मोदी वगैरह ये लोग क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये कहाँ से फ्रॉड? बैंक से फ्रॉड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड जो सरफाइसी एक्ट जो हम लोग ने लॉ में पढ़ा है, तो सरफाइसी एक्ट किन के लिए आया हुआ है? बैंक के लिए आया हुआ है, तो सरफाइसी एक्ट 2002। तो ये 9 एक्ट हम याद रखेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इज, क्योंकि ये बैंक है इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक क्या होती है? कंपनी होती है, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो कंपनीज एक्ट 2013। अब इनका गॉडफादर कौन होता है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। गांव के लिए एक बैंक, शहरों के लिए 2 बैंक। एक बैंक कौन सा है? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। एंड शहरों के लिए 2 बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। अब बैंक है तो कंप्यूटर होंगे, तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002। अब नीरव मोदी ने कहाँ फ्रॉड किया था? बैंक में फ्रॉड किया था, तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पर? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड सरफाइसी किसके लिए आया हुआ है? बैंक के लिए आया हुआ है, तो सरफाइसी एक्ट 2002। तो ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन याद कर लिया। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नोट ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन अ बैंक। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में देखे रहेंगे, हम लोग सीनियर एंड आर्टिकल के जो कन्वर्जेशन है उससे हम लोग कीवर्ड तक पहुंचते हैं, एंड कीवर्ड से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। अगेन हम लोग वही अप्रोच यूज करेंगे। यहाँ पर सीनियर आर्टिकल को कहता है कि यू हैव टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आर्टिकल कहता है कि सर कैसे करेंगे? तो सीनियर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व द TCWG, क्योंकि TCWG को ये करना है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व TCWG, एंड देन टू कंट्रोल एंड मॉनिटर रिलायबल इंफॉर्मेशन। हमारे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ऑफ अ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन अ बैंक का कीवर्ड है आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व TCWG टू कंट्रोल एंड मॉनिटर रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके जो पॉइंटर्स है वो दिए हुए हैं, आपको इनकी डिटेल्स आपकी बुक्स में से पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई से आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। इन्वॉल्व TCWG से क्या आएगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG। कंट्रोल से क्या आ जाएगा? कंट्रोल एक्टिविटीज। मॉनिटर से क्या आ जाएगा? मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। रिलायबल इंफॉर्मेशन से क्या आ जाएगा? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ऑफ अ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का कीवर्ड है आइडेंटिफाई एंड इन्वॉल्व TCWG टू कंट्रोल एंड मॉनिटर रिलायबल इंफॉर्मेशन। एक और मैं बात बता दूं आपको कि जहां पर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे, सिर्फ वहां पर ही आप कीवर्ड्स यूज करिए। हर जगह पर हर क्वेश्चंस में ये निमोनिक्स बनाना का रिक्वायरमेंट नहीं है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट नीड फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन ऑडिट ऑफ बैंक। तो आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है, लाइक वाई देर इज अ नीड फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो उसके ऊपर सीनियर रिप्लाई करता है कि देर इज रिस्क ड्यू टू वॉल्यूमिनस डिपेंडेंसी ऑन आईटी इन स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट। सो क्यों रिक्वायर है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन? बिकॉज देर इज अ रिस्क ड्यू टू वॉल्यूमिनस डिपेंडेंसी ऑन आईटी इन स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट। तो हमारे क्वेश्चन नीड फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का कीवर्ड है रिस्क ड्यू टू वॉल्यूमिनस डिपेंडेंसी ऑन आईटी इन स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट। अब इसका आंसर देखते हैं। रिस्क से क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड। वॉल्यूमिनस से क्या आ जाएगा? वॉल्यूमिनस स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड रिजल्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स। डिपेंडेंसी ऑन आईटी से क्या आ जाएगा? एक्सटेंसिव डिपेंडेंसी ऑन आईटी फॉर प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टैट्यूटरी से क्या आ जाएगा? वेरियस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड डेवलपमेंट से क्या आ जाएगा? द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमारे क्वेश्चन नीड फॉर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का कीवर्ड है रिस्क ड्यू टू वॉल्यूमिनस डिपेंडेंसी ऑन आईटी इन स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। List the key security control aspects that an auditor of a bank needs to address when undertaking audit in a computerized environment। सीनियर अपने आर्टिकल को पूछता है कि तुमको क्या लगता है, क्या की सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए होंगे इन अ कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल जवाब देता है कि सर हमें बहुत बड़ा जनरल कंप्यूटर चाहिए। तो क्या था हमारा क्वेश्चन? की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स फॉर ऑडिट इन अ कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। इसका कीवर्ड क्या है? बहुत बड़ा जनरल कंप्यूटर। अब इसका आंसर देखते हैं। बी से बैंकिंग चार्जेस कैलकुलेशन, यू से अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट, टी से ट्रांजैक्शन, कौन से? एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन वेदर ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड ऑन डेली बेसिस, बी से बैकअप मीडिया इज स्टोर्ड एंड प्रिजर्व फॉर इमरजेंसी, ए से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज लेटेस्ट, डी से डेट अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग इज ऑथराइज्ड एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ए से appropriate access and authorization rights, general से to verify general ledger account authorized by HO and whether they tallies with the balance sheet in subsidiary book, computer से to ensure that access to computer room is restricted to authorized person only। तो हमारे क्वेश्चन लिस्ट द की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट दैट एन ऑडिटर ऑफ एन बैंक need to address when undertaking audit in a computerized environment का कीवर्ड है बहुत बड़ा जनरल कंप्यूटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। तो सीनियर आर्टिकल को कहता है कि हमें इंटरनल कंट्रोल चेक करना होगा फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। तो आर्टिकल कहता है कि सर चेक क्या करना है इसमें। तो सीनियर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये बैंक वाले क्या करते हैं, कस्टमर के अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट कर लेंगे लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में देंगे ही नहीं। तो हमको क्या चेक करना है कि वेदर कंपनी रीइंबर्सिंग लेस। तो हमारे क्वेश्चन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का कीवर्ड है वेदर कंपनी रीइंबर्सिंग लेस। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो रीइंबर्स से रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट only after verification। सेकेंड रीइंबर्स से रीइंबर्समेंट टू कस्टमर अकाउंट शुड बी इमीडिएटली चार्ज्ड। एल से लिमिट ऑफ कस्टमर रिवाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। ई से इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। एस से स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स। सेकेंड एस से सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट व्हेन सेटलमेंट इज एक्सेप्टेड। थर्ड एस से system to ensure statement are sent regularly। फोर्थ एस से system of monitor and follow up of customers payment। तो हमारे क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का कीवर्ड है रीइंबर्सिंग लेस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द इंटरनल कंट्रोल इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक।
तो आर्टिकल को ऐसे मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये इंटरनल कंट्रोल को हम लोग ने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। उसके ऊपर सीनियर रिप्लाई करता है कि ऑल द सिक्योरिटीज इन फिजिकल एंड पर्सनल फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज इरेगुलरली देन ऑपरेशन सिस्टम कैन फेल। क्या कहता है, ऑल सिक्योरिटीज इन फिजिकल एंड पर्सनल फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज इरेगुलरली देन ऑपरेशन सिस्टम कैन फेल। तो हमारे क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक का कीवर्ड है ऑल सिक्योरिटीज इन पर्सनल एंड फिजिकल फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज इरेगुलरली देन ऑपरेशन सिस्टम कैन फेल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ए से एडवांस शुड बी मेड ओनली आफ्टर इवेल्युएटिंग क्रेडिट वर्दीनेस। एल से लोन डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय पार्टीज बिफोर एडवांस आर मेड। सेकेंड एल से लोन अमाउंट टू बी सैंक्शन ओनली आफ्टर सफिशिएंट मार्जिन इज केप्ट असाइड। एस से securities should be received and should be kept in joint custody of at least 2 responsible officers. Second S से securities requiring registration should be registered in the name of bank. Physical से for physical possession of goods, the goods should be test checked at the time of receipt. Personal से personal inquiries should be made to determine the market value of goods. Increase decrease से increase decrease in the value of securities, then drawing power should be adjusted. Irregular से all irregular accounts should be brought to the notice of HO regularly. System से proper system should exist for post disbursement supervision and follow up. Can से classification of advance should be as per RBI guidelines. Fail से funds disbursed should be utilized only for the purpose for which advance has been granted. तो हमारे क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक का कीवर्ड है ऑल सिक्योरिटीज इन फिजिकल एंड पर्सनल फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज इरेगुलरली देन ऑपरेशन सिस्टम कैन फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएशन ऑफ इरेगुलरिटीज इन टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑपरेशंस। तो सीनियर आर्टिकल को कहता है कि यू हैव टू फाइंड द इरेगुलरिटीज इन टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑपरेशंस। तो आर्टिकल जाता है एंड वो अपना काम करता रहता है एंड कुछ टाइम के बाद में वो अपने सीनियर के पास वापस आता है। तो सीनियर पूछता है कि डिड यू फाइंड द इरेगुलरिटीज इन टीटी एंड डीडी ऑपरेशंस। तो आर्टिकल कहता है कि यस, द इरेगुलरिटी इज कोड एंड कोडिंग इमीडिएटली नॉट रिसीव सिग्नेचर ऑफ IT पर्सनल। तो हमारे क्वेश्चन इरेगुलरिटीज इन टीटी एंड डीडी ऑपरेशंस का कीवर्ड है कोड एंड कोडिंग इमीडिएटली नॉट रिसीव सिग्नेचर ऑफ IT पर्सनल। अब इसका आंसर देखते हैं। कोड से कोड्स फॉर टीटी शुड बी नोन ओनली टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। कोडिंग से कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ टेलीग्राफ्स शुड बी डन ओनली बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर। इमीडिएटली से all the TTs and DDs sold by a branch should be immediately confirmed by the advice to branch concerned. Not receive से if the paying branch does not receive proper confirmation, then the bank should take immediate step for asserting the reasons. Signature से signature on the document used for TT and DD should be checked by a officer with the signature book. तो हमारे क्वेश्चन इरेगुलरिटीज इन टीटी एंड डीडी ऑपरेशन का कीवर्ड है कोड एंड कोडिंग इमीडिएटली नॉट रिसीव सिग्नेचर ऑफ IT पर्सनल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक। तो इसके लिए कोई ग्राफिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने सिंपल यहाँ पर कीवर्ड्स को ही लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें 2 सर्टिफिकेट देने हैं, फर्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ रिकंसिलेशन एंड सेकंड इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। तो स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट कौन से हैं, 2 है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकंसिलेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। अब इसका आंसर देखते हैं। स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, बैंक रिक्वायर देयर सेंट्रल ऑडिटर to issue the following certificates regarding investment of a bank in addition to their main audit report and the LFAR। तो कौन से 2 है, फर्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैंक बोथ ऑफ इट्स ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज PMS क्लाइंट्स अकाउंट।
द रिकन्सिलिएशन इज टू बी प्रेजेंटेड इन अ गिवन फॉर्मेट। एंड सेकंड कौन सा है? सेकंड है सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस बाय द बैंक इन की एरिया ऑफ प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन इशूड बाय आरबीआई। तो स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट कौन से है? दो है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकन्सिलिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what are non-performing investment in case of banking companies and how income is recognized on such investment? तो सीनियर आर्टिकल को पूछता है कि डू यू नो व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट? तो आर्टिकल कहता है यस सर, वो इन्वेस्टमेंट जिनसे पैसे नहीं आ रहे हैं दोज आर नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। तो सीनियर पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? तो आर्टिकल जवाब देता है कि बैंक शुड पॉज दी नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स। क्या रिप्लाई करता है? बैंक शुड पॉज नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। तो हमारे क्वेश्चन व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी का कीवर्ड है बैंक शुड पॉज एनपीआईज। आइए इसका आंसर देखते हैं। अ नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट इज वन वेयर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग मैच्योरिटी प्रोसीड इज ड्यू एंड रिमेन अनपेड फॉर मोर देन 90 days एंड इंक्लूड्स प्रिफरेंशियल शेयर्स वेयर द फिक्स्ड डिविडेंड इज नॉट पेड, unquoted equity share which are valued at 1 rupee, securities issued by an issuer who has been given and credit facility which is a NPM, equity, debenture, bonds etc. received as a result of conversion of NPAs। and इनका इनकम रिकग्निशन कब करेंगे? तो इनकम ऑन NPI शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस। किसके ऊपर? रियलाइजेशन बेसिस। तो हमारे क्वेश्चन what are non-performing investment in case of banking companies and how income is recognized on such investment का कीवर्ड है बैंक should pause NPIs। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट ऑन इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। आर्टिकल सर से कहता है कि सर I can see many investment in government company but we are not receiving any income from them, then why we are working under them? सो उसके ऊपर सीनियर रिप्लाई करता है कि वी आर फोर्स टू परफॉर्म अंडर गवर्नमेंट फॉर इनकम एंड प्रॉफिट ड्यू। क्या कहता है? वी आर फोर्स टू परफॉर्म अंडर गवर्नमेंट फॉर इनकम एंड प्रॉफिट ड्यू। तो हमारे क्वेश्चन इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज का कीवर्ड है परफॉर्म अंडर गवर्नमेंट फॉर इनकम एंड प्रॉफिट ड्यू। तो इसका आंसर देखते हैं। पी से परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट जो कि अक्रूअल बेस पे होना चाहिए, यू से यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो कि कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, जी से गवर्नमेंट गारंटी जो कि अक्रूअल बेस पे करनी चाहिए इफ गारंटीड बाय सीजी एंड एसजी, आई से इनकम ऑन एनपीआई जो कि रियलाइजेशन पे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, पी से प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, डी से डिविडेंड्स जो कि अक्रूअल बेस पे करने चाहिए ओनली इफ दे आर डिक्लेयर्ड इन एजीएम, सेकेंड डी से डिस्काउंट अर्नड इन डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि अक्रूअल बेस पे रिकॉग्नाइज करने चाहिए ओवर रिमेनिंग पीरियड टू मैच्योरिटी। तो हमारे क्वेश्चन इनकम रिकग्निशन नॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट का कीवर्ड है फोर्स टू परफॉर्म अंडर गवर्नमेंट फॉर इनकम एंड प्रॉफिट ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सीनियर आर्टिकल को कहता है यू हैव टू वेरीफाई द एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आर्टिकल कहता है कि सर क्या चेक करना पड़ेगा इसमें? तो सीनियर कहता है कि यू हैव टू इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन सरेंडर सर्टिफिकेट। क्या करना पड़ेगा? इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन सरेंडर सर्टिफिकेट। तो हमारे क्वेश्चन वेरिफिकेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कीवर्ड है इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन सरेंडर सर्टिफिकेट। आइए इसका आंसर देखते हैं। इंस्पेक्ट से इंस्पेक्ट द पॉलिसी एंड सी वेदर दे आर असाइंड टू बैंक एंड वेदर सच असाइनमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द इंश्योरर। एग्जामिन से एग्जामिन वेदर प्रीमियम हैज बीन पेड ऑन द पॉलिसी एंड वेदर दे आर इन फोर्स। सरेंडर से इफ सरेंडर वैल्यू इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सर्टन प्रीमियम the amount of certain premium has been deducted from the surrender value. Certificate से obtain certificate regarding surrender value from the insurer। तो हमारे क्वेश्चन वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कीवर्ड है
inspect and examine surrender certificate. Remaining question will be covered in next part. Thank you.